जय हिंद साथियों, अमृता एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। फिजिक्स के क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप सभी को बता दूं जिससे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा लाभ हो। पहले बात आप सभी को मैं बताऊं, क्लास जब भी मैं स्टार्ट करता हूं तो बीच में आप सभी को कुछ नहीं बोलता हूं ताकि आप सभी का समय बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ मैं हमेशा से हम चलाते आ रहा हूं, जैसे कि आप डीएलएड का भी देख सकते हैं, चाहे पिछले साल बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक का भी ब्यौरा उठाकर देख सकते हैं, डाटा उठाकर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या मैं आप सभी को बोलना चाह रहा हूं, अगर आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक में टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 प्रश्न में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट को मिलाकर जो है 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कोई स्ट्रॉन्ग होगा और कोई वीक होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा और 1 सब्जेक्ट वीक होगा। तो मैं उन सभी छात्रों के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आप लोग का एक भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि 100% जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिले, तो बिल्कुल मिल सकता है। आप सभी पहले इनका कटअप जान लें। अगर आप लोगों को कटअप के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 2023 में बिहार पॉलिटेक्निक में टॉप 5 के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र जो है 90 प्रश्न में अगर 50 प्रश्न सही कर दिए थे तो उन सभी छात्र को जो है टॉप 5 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। मान लीजिए अगर आपका केमिस्ट्री वीक है और फिजिक्स और मैथ अच्छा है तो आप लोग फिजिक्स और मैथ के दम पर जो है टॉप 5 के, जी हाँ, टॉप 10 टॉप 15 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टॉप 5 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाएगा। ये रही मेरी आप सभी से राय। अगर आप लोगों को कोई भी एक सब्जेक्ट अगर वीक है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा जो है फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। 2 सब्जेक्ट आप अपना अच्छे से कमांड कर लेंगे कि अगर 30 क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो उसमें मैं हर हाल में 25 क्वेश्चंस जो है बना ही लूँगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि उनका मैथ जो है बहुत वीक होगा और केमिस्ट्री फिजिक्स सही होगा, और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि उनका एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ नहीं हो पाएगा, और एक स्टूडेंट ऐसे भी होंगे नहीं उनका केमिस्ट्री सही होगा, नहीं फिजिक्स ही सही होंगे, नहीं मैथ सही होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि उनको भी जो है टॉप 10 टॉप 15 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। चलिए आज जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरा राय था, अगर आप लोग इस प्रकार से अगर पढ़ाई करते हैं तो 100% पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में नामांकन आप सभी को मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न के लिए आप सभी का हाजिर है। पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्युत हीटर से जो है ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं, जो कि यह 100% गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है विद्युत पंखा, जो कि ये भी गलत है, ये तो और नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है हेयर ड्रायर, ये तो और सिलेबस के बाहर है। और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है ना परिवर्तन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ विद्युत सेल कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 2, बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स का आने वाला है। तो आप लोग ये मन में डाउट मत रखिएगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सर इतना हल्का, इतना भारी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलिए आराम से और बिंदास पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश में रहेंगे। ऑप्शन 2 सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए जो है ना हम इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाज में जो है हमेशा जो है ना एक यंत्र लगा रहता है, उस यंत्र का नाम है इको लोकेशन। इको लोकेशन जो है लगे रहते हैं। इसका रीज़न इसलिए रहता है, इको लोकेशन का उपयोग हम इसलिए करते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम पानी की गहराई को मापने के लिए। ये आप लोग याद रखेंगे, पानी की गहराई मापने के लिए। ज्वार भाटा आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी के क्लासों में,
क्लाइमेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्वार भाटा आने से पहले अपने जहाज़ों को जो है ना इको लोकेशन से वो पता करते रहते हैं कि हम जो है कितने पानी के गहराई में अभी तक जा चुके हैं और कितना आगे की गहराई क्या है, तो वही इको लोकेशन जो है ना उससे पता कर लेते हैं। तो जहाज़ों में जो है मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं पानी की गहराई मापने के लिए। सवाल नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या कह रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों की पीछे की ओर क्यों करता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चंस आप सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर बहुत स्लो कर रहे हैं या बहुत फास्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप जाएंगे अपने सेटिंग में और 1.5 के स्पीड में करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट होते हैं। तो आप सभी को जो है ना मिलाकर चला जाता है एक मीडियम स्पीड में, है ना। चलिए अपना ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद आप लोग सही बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। ऑप्शन कह रहा है, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय जो है एक क्षेत्ररक्षक यानी कि प्लेयर अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। दोस्तों अगर आप लोग पहले ऑप्शन देख लें और अपने मन में डाउट कर लें। दोस्तों आप लोगों ने अगर क्रिकेट खेला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत ऊंची गेंद जाती है तो हम अपने सेंटर में, बॉल के सेंटर में क्या करते हैं, अपने हाथ को लाते हैं और उसके बाद अपने हाथ को जो है पीछे करते हैं। इसका रीज़न यही रहता है कि हमें जो है वो ऊंचाई से आते हुई गेंद की जो फोर्स है वो कम महसूस हो और अच्छा से कैच जो है पकड़ ले। अगर आप लोगों ने देखा होगा थ्रो बॉल जो होते हैं, थ्रो जो डायरेक्ट फेंकता है, अगर हाथ में अगर डायरेक्ट आगे की ओर खींच के अगर आप कैच लेंगे, जैसे बाहों के पीछे अगर नहीं करते हैं और आगे की ओर कैच लेते हैं तो आपको बहुत ही हार्ड चोट लगेंगे। वही चीज़ें जैसे अगर आपको थ्रो फेंका गया और उसको पीछे की ओर लेकर अगर कैच करते हैं तो आपको जो है बड़ी आसानी से कैच भी हो जाएगा और बल जो है यानी कि ताकत जो है बॉल का, गेंद का, वह कम लगने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा और इसका राइट ऑप्शन है कि लंबे समय तक कम बल का अनुभव करें, इसलिए जो है एक खिलाड़ी जो है गेंद को पकड़ते समय अपने बाहों को पीछे की ओर कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि वह स्थिति जिसमें अनुव्यय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। आपको बताना है कि कौन से अणु जो है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठोस अणु, द्रव अणु, वाष्प अणु या गैस अणु। तो आप लोग जानते हैं कि सॉलिड जो चीज़ होती है ना, जैसे गैस, तो एलपीजी गैस आपके घर में है तो वो गैस जो है अगर छोड़ दिया जाए तो वो लीकेज हो जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती नहीं पकड़ेंगे। द्रव की बात किया जाए, पानी की बात किया जाए तो वो और नहीं होगा। वाष्प मतलब हवा की बात किया जाए, मतलब एक कपूर की जो ऊर्ध्वपातन जो होते हैं धुआं वाला, वो भी उतना अत्यधिक नहीं होता है। लेकिन ठोस में जैसे लोहा हो गया, जैसे आपकी मोबाइल हो गया, तो ये सभी जो चीज़ है ना जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 5 कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखाने का कारण क्या है। अंतरिक्ष में अगर रंग जो है काला दिखाने का कारण क्या है। प्रकाश का अपरिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होने के कारण, या छोटे कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होने के कारण, या ऑप्शन डी बड़े कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन के कारण। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को अच्छे से रट लेना है और याद रख लेना है कि अंतरिक्ष का अगर रंग काला दिखता है तो प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होने के कारण, अंतरिक्ष का रंग नीला दिखता है तो प्रकाश का परिकीर्णन होने के कारण। आप लोग याद रखेंगे कि आसमान में अगर नीला दिख रहा है तो इसका क्या कारण है, प्रकाश का परिकीर्णन होना। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष में जो है रंग नीला दिखता है। अगर काला दिख रहा है तो वहाँ पर परिकीर्णन नहीं हो रहा है, स्कैटरिंग नहीं हो रही है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 5 का, वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और बोलता चलूँ, अगर आप लोग अमृता एजुकेशन सेंटर पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह दायित्व आप सभी के हाथों में है कि इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाया जाए।
लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है? ऑप्शन ए लोलक के द्रव्यमानों पर, ऑप्शन बी गोलक की प्रकृति पर, ऑप्शन सी मध्य बिंदु से विस्थापन पर और ऑप्शन डी गुरुत्वीय त्वरण पर। आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोलक का आवर्तकाल जो निर्भर करता है उसके ग्रेविटी पर निर्भर करता है, तो आप लोगों को याद रख लेना है लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 6 का वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 7 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आप लोगों को ये चीज़ें भी याद रख लेना है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो राइट ऑप्शन उनके हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को जो है ना ये याद रख लेना है कि एक कैलोरी बराबर जो होता है ना, एक कैलोरी बराबर जो होता है वो होता है 4.156 जूल होता है। कितना होता है? एक कैलोरी बराबर 4.156 जूल होता है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 11 का वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई होती है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एसआई यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए का रहा है केजी प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी का रहा है न्यूटन, ऑप्शन सी का रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी का रहा है वाट। मेरे प्यारे साथियों आप सभी को याद रख लेना है प्रतिबल की माप, प्रतिबल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे 12 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 13 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इम्पोर्टेंट मिल रख लेंगे। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है। 3 स्टार आप इनको दे सकते हैं, 3 स्टार, बिल्कुल 3 स्टार आप इनको दे सकते हैं। यह क्वेश्चंस को यह पिछले वर्ष में भी आया था और 2016 में भी आया हुआ था, 2019 में भी आया हुआ था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप लोगों को पता है किसकी है, दूरी की। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या कर रहा है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, इकाई, अनंत या धारा पर निर्भर करता है। तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? वो होता है शून्य होता है। वो क्या होता है? वो शून्य होता है। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 14 का वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। सवाल नंबर 15 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि एक लघु पथित परिपथ में धारा किस प्रकार से बहती है? बहुत ही तेजी से और कम, बहुत ही तेजी से और बढ़ती जाती रहती है, निरंतर परिवर्तन होती रहती है या परिवर्तन नहीं दिखती है। तो एक लघुपथ परिपथ में धारा का जो मान है वो बहुत ही तेजी से कम होती रहती है। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 15 का वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों आज जो है हम लोग 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। अगला क्लास में जो है हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। बड़ी ही आराम से चलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जिसे अगर आप लोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों का अंदर में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक चीज़ और जाते जाते आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक भी कर दें और क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।